गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हिस्ट्री के क्लास में एक बार फिर से हम आज शुरू करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अगला टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। टॉपिक है आज का द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, यानी दास प्रथा का उन्मूलन। उन्मूलन शब्द आपके लिए शुद्ध हिंदी हो जा रही हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो। तो इसका मतलब है कि दास प्रथा का समाप्त होना, खत्म होना। दास प्रथा को समझ लें पहले आप बच्चे, दास प्रथा क्या है। तो ये सुनने में बड़ा अजीबो गरीब लगता है। आज के समय में, आज के जिस मॉडर्न एज में हम जीते हैं उसमें दास प्रथा बिल्कुल ही अविश्वसनीय है, किंतु ये कहानी है 200 से भी ज़्यादा साल पुरानी। तो उस ज़माने में दास प्रथा हुआ करती थी। आपने कई कहानियों में पढ़ा होगा, कई फिल्मों में देखा होगा कि कैसे लोग मनुष्यों को ही दास बनाते थे और उनको खरीदने बेचने का काम किया करते थे। बहुत सारे ऐसे बाजार होते थे जहाँ पे दासों को खरीदने बेचने का काम ही किया जाता था। तो फ्रांस में भी यही स्थिति थी, दासों के खरीदने बेचने का काम वहाँ पे उस ज़माने में हुआ करता था। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे कैसे दासों के साथ क्या अत्याचार होते थे, कौन से वो महत्वपूर्ण जगह थे जहाँ पे उनकी खरीद बिक्री होती थी, उनका क्या रोल था फ्रांस की इकोनॉमी में, और कैसे उन्हें इस प्रथा से, इस कहें तो एक अमानवीय प्रथा से मुक्ति मिली, कैसे दास प्रथा का समापन हुआ फ्रांस में, वो आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानकर के काफ़ी खुशी होगी कि जब 1794 में जैकोबिन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हुई फ्रांस में, तो उस समय इन्होंने सबसे पहले इस प्रथा को समाप्त कर दिया। दास प्रथा को यानी स्लेवरी को इन्होंने एबोलिश कर दिया। फिर अब ये दास प्रथा की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये जानते हैं। उस जमाने में जो कैरिबियन कॉलोनीज थे, लाइक सैन डोमिंगो, मार्टिन क्यू, गुडेलोप, ये वो शहर थे, ये वो स्थान थे जहाँ पे बड़ी मात्रा में टोबैको, इंडिगो, शुगर का और कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता था। बड़ी मात्रा में ये वहाँ पे उपजा करती थी और वहाँ से पूरे देश में, पूरे दुनिया में, कहें देश में गलत कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में इसे पहुँचाया जाता था और जो मर्चेंट थे वो इसे बेच करके मुनाफा कमाते थे। तो ये जो प्रोडक्ट हैं वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें मुख्य रूप से लेबर की आवश्यकता होती है। लेबर फोर्स के बिना आप इन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। और जो यूरोपियन लेबर्स थे वो अपने घरों को छोड़ करके दूर दूर जाने में अपनी इच्छा जाहिर नहीं करते थे। यानी यूरोपियन लेबर्स अपने जगह को छोड़ करके, अपने शहर को, अपने देश को छोड़ करके इन जगहों पर जाने में, कैरिबियन जो कॉलोनीज थे जैसे मार्टिन क्यू, गुडेनलॉप और सैन डोमिंगो, इन जगहों पर जाने में वो इच्छुक नहीं होते थे। तो ऐसी स्थिति में अब इनका व्यापार मंदा हो जाता। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो फ्रांस की कॉलोनीज थी या फ्रांस के जो शासक थे उस समय के, उन्होंने यहाँ पे दास बनाना शुरू किया। ऐसे लोगों को दास कहाँ से बनाए थे, तो मुख्य रूप से जो दास थे वो अफ्रीकन कंट्री के निग्रोज होते थे। वैसे लोग जिनकी चमड़ी काफ़ी काली होती है, देखने में ब्लैक ब्लैक होते हैं, वो आप शेड्यूल ट्राइब में भी ले सकते हैं, आदिवासी भी कह सकते हैं हम अपनी भाषा में, वो आदिवासी। वैसे लोग जो कि मानसिक रूप से उतने सुदृढ़ नहीं थे, यानी वो इतने पढ़े लिखे एडुकेटेड लोग नहीं थे। शारीरिक रूप से तो ये काफ़ी शक्तिशाली बलवान होते थे, किंतु मानसिक रूप से वो इतने सुदृढ़ नहीं होते थे, उतने शक्तिशाली नहीं होते थे। तो ऐसे लोगों को अफ्रीका के उन देशों में फ्रांस के जो शासक थे उनकी सेनाएं जाती थी और या उनके व्यापारी जाते थे और वहाँ पे वहाँ के कबीलों से, उन बस्तियों के कबीलों के सरदारों से उन्हें वो खरीद लेते थे। उनके हाथों में बेड़ियाँ लगा करके, उनके शरीर पर दाग करके, लोहे की गर्म सलाखों से उनके शरीर पर दाग लगा करके, और उनको जहाज़ों में भर करके 3-3 महीने की लंबी यात्रा करके उन्हें इन कैरेबियन कॉलोनीज़ में काम करने के लिए भेजा जाता था। वहाँ पे इनसे दिन रात मेहनत कराया जाता था और बदले में सिर्फ इनको खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े दिए जाते थे, और इस तरह से इनका काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। स्लेव ट्रेड बिगिंस बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में दासों का व्यापार काफ़ी तेजी से बढ़ा। पोर्ट सिटीज़ लाइक बॉर्डे
and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. उस जमाने में जो पोर्ट सिटीज़ थी, बंदरगाह जो थे, पोर्ट सिटीज़ उनको कहा गया है जहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय पानी की समुद्री जहाज़ें यहाँ पे आया जाया करती हैं, वैसे शहरों को पोर्ट सिटीज़ कहा गया है। तो इसमें मुख्य शहर हैं बॉर्डे और नैंटेस। ये वो शहर थे, वो पोर्ट सिटीज़ थे जिनकी पहचान सिर्फ इसलिए थी, जो सिर्फ इसलिए आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत थे, वहाँ की इकोनॉमी इसलिए मजबूत थी क्योंकि वो दासों का व्यापार करते थे। दास व्यापार के लिए ही ये दोनों मुख्य शहर जाने जाते थे और इसके वजह से ही यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, 1794 में जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियरे की, तो उन्होंने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। हालांकि इससे पहले 1791 में जब नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, उसकी सरकार बनी, तो इन लोगों ने भी काफ़ी दिनों तक इस विषय पर असेंबली में चर्चा किया, बहस किया, लेकिन इसको समाप्त करने का काम नहीं किया। उस समय की सरकार इस बात से डरती थी कि जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो दास प्रथा के जरिए ही फलते फूलते हैं और यदि हम लोग दास प्रथा को समाप्त करते हैं तो हो सकता है कि वो हमारी सरकार के खिलाफ हो जाए, वो हमारा समर्थन नहीं करें, हमारे विरोधी हो जाए। तो इस डर से, उनकी पॉलिटिकल पावर को देखते हुए नेशनल असेंबली ने भी दास प्रथा को समाप्त नहीं किया। लेकिन 1794 में जब जैकोबिन गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहला और बेहतर काम ये किया कि उन्होंने दास प्रथा को समाप्त कर दिया। हालांकि ये जो व्यवस्था जैकोबिन गवर्नमेंट ने की वो बहुत लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रही और मात्र 10 साल के बाद यानी 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने इस प्रथा को फिर से वापस से रीइंट्रोड्यूस कर दिया, यानी कि दास प्रथा को दोबारा से वो फ्रांस में वापस ले आए और एक बार फिर से दासों की खरीद बिक्री होने लगी। काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद फाइनली फ्रांस में 1848 में दास प्रथा का समापन हुआ। तो इस तरह से एक ऐसे युग का समापन हुआ जिसमें मनुष्य को मनुष्य ही खरीदते थे और मनुष्यों की जो कीमत थी वो भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह लगाई जाती थी और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक भी किया जाता। तो शुरू करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन का आखिरी टॉपिक, जो है द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। क्रांति और प्रतिदिन की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी, ये आपका आखिरी टॉपिक है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति लोगों के कपड़ों को बदल सकती है? क्या उनके लैंग्वेज को बदल सकती है? वो कौन से किताबें पढ़ेंगे लोग, क्या ये राजनीति तय कर सकती है? इसका जवाब आप सोचिए और मैं आपको इस टॉपिक के जरिए देने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आपने शुरू से कहानी में जाना, 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ जो पुरानी व्यवस्था थी उसके खिलाफ। इसके बाद काफ़ी बदलाव देखने को मिले। इसके पूर्व एक और बात थी जो कि रेवोल्यूशन के बाद में बदल गई, वो थी सेंसरशिप। ये सेंसरशिप क्या है? सेंसरशिप कोई भी सरकार एक प्रतिबंध लगाती है अपने देश के नागरिकों पर, जिससे कि वो सरकार की मर्जी के खिलाफ, सरकार के विरोध में ना तो बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना कोई फिल्म बना सकते हैं, ना कोई ड्रामा कर सकते हैं, ना कोई गीत गा सकते हैं, यानी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे कि सरकार का विरोध किया जा रहा हो। 1789 की क्रांति के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था सेंसरशिप का समाप्त हो जाना। रेवोल्यूशन के बाद सेंसरशिप की समाप्ति हो गई और लोग अपने को आज़ादी मिली एक्सप्रेशन की, स्पीच की, राइट टू ओपिनियन की, यानी लोग बोल सकते थे, अपनी बातों को लोगों के सामने रख सकते थे और अपने विचारों को लोगों के सामने प्रकट कर सकते थे। इस अधिकार के जरिए उस समय के जो लिबरल्स थे, रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने कई न्यूज़पेपर छापे, बहुत सारे मैगजीन्स लिखे, ड्रामे लिखे, गीत लिखे, जिनके जरिए पूरे देश में रेवोल्यूशनरीज बातें काफ़ी तेज़ी से फैली और पूरा देश रेवोल्यूशन करने के लिए एकजुट हुआ और लोगों के मन में ये बात
अच्छी तरह से अब समझ में आने लगी कि फ्रीडम क्या है और कैसे हम इसे पा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी जो कि फ्रांस के इतिहास में घटी और जिसका असर लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखने को मिला। कहानी में आपने एक जगह पढ़ा कैसे लोग उस समय नी ब्रीचेज छोड़ करके लंबी लंबी पतलून पहनने लगे। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, जैकोबिन गवर्नमेंट के जो सदस्य थे या जैकोबिन के जो समर्थक थे, उन्होंने घुटनों तक के कपड़ों को छोड़ करके लंबी लंबी धारीदार पतलूनें पहनी। तो इसके जरिए उन्होंने अपना विरोध दर्शाया। लाल रंग के कैप्स पहने जिसके जरिए उन्होंने अपने फ्रीडम को दर्शाया कि हम फ्री हैं। इसके अलावा सिटोयन सिटोयनी सर और मैडम की जगह पे उनका इस्तेमाल होने लगा। तो ये बोलने की बात थी, पहनने में, बोलचाल में। इस तरह से समाज में हर जगह यानी लोगों के जीने में जो कुछ भी प्रतिदिन का ज़रूरत था, जो भी प्रतिदिन यूज़ करते थे, कपड़े पहनना, किताबें पढ़ना, बोलचाल, इन सारी चीज़ों में बदलाव नज़र आने लगा। तो इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के बाद जो परिवर्तन हुए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी प्रभावित कर रहे थे और वो जो परिवर्तन हुए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखने को मिले। बच्चों, आज अब इसका आखिरी टॉपिक है कंक्लूजन, सारांश क्या है। तो पूरी कहानी 1789 की क्रांति से शुरू होती है, किंतु अंत में 1799 आते आते एक बार फिर से वो सारी व्यवस्था आ गई जो पहले थी। आपसी मतभेदों के कारण डेमोक्रेसी खत्म हो गई और जो मिलिट्री कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट थे वो एक बार फिर से फ्रांस की गद्दी पर बैठ गए और उन्होंने अपने हिसाब से शासन करना शुरू किया, एक डिक्टेटर के रूप में, एक ऑटोक्रेट के रूप में। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को देश का सम्राट घोषित कर दिया। हालांकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए। क्लास 10 में आप पढ़ेंगे उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम थे जिसके जरिए नेपोलियन से लोग असहमत थे, उनसे असंतुष्ट थे। वो काम थे नेपोलियन के द्वारा टैक्सों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करना, इंक्रीमेंट इन टैक्सेस। दूसरा, जो सेंसरशिप की बात मैंने की, जो 1789 में क्रांति के बाद ख़त्म कर दिया गया था, नेपोलियन ने एक बार फिर से सेंसरशिप को रीइंट्रोड्यूस किया। इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया आपको स्लेवरी के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्लेवरी को फिर से रीइंट्रोड्यूस किया, दास प्रथा को शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी फौजी ताकत को मजबूत करने के लिए, अपनी आर्मी, अपनी सेना को मजबूत करने के लिए जबरन लोगों की इच्छा के बिना उन्हें अपनी फौजों में भर्ती करने का काम शुरू किया, क्योंकि नेपोलियन की इच्छा थी कि वो पूरे यूरोप पे अपना साम्राज्य कायम करेंगे और इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए उन्हें एक बड़ी ताकतवर सेना की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उन सभी लोगों को जो शारीरिक रूप से सक्षम थे, चाहे उनकी मर्जी हो अथवा नहीं हो, उन सभी को सेना में भर्ती करने का काम शुरू किया। ये वो मुख्य कारण थे जिसके वजह से नेपोलियन बोनापार्ट की जो लोकप्रियता थी उसमें काफ़ी कमी आई और लोगों को वो अपना दुश्मन समझने लगे। और बाद में 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई और एक बार फिर से वही बॉर्बन डायनेस्टी जिसके खिलाफ रिवॉल्यूशन हुआ था, लोगों ने काफ़ी कड़ी मशक्कत के बाद उसे गद्दी से हटा दिया था। 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट के हार के बाद एक बार फिर से वही बॉर्बन डायनेस्टी फ्रांस में रीस्टोर हो गई। तो इस प्रकार फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये चैप्टर समाप्त होता है।